सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जब भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 6 को, जो कि बताता है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज में बी ट्रांसफर्ड। यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 में आज हम देखेंगे कि किस तरह की संपत्ति का अंतरण हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करते हैं तो जो एक्ट है हमारा, एक्ट का बेसिक प्रिंसिपल है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी कि एक्ट कहता है कि किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो सकता है। अब वो प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल प्रॉपर्टी हो या इनटेंजिबल प्रॉपर्टी हो, एक्ट हमेशा ही प्रमोट करता है प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को रेदर देन द एक्यूमुलेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हम सेक्शन 6 की लैंग्वेज पे ध्यान दें तो सेक्शन 6 कहता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड, कि हर तरह की प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन साथ में उसकी एक्सेप्शन भी देता है। यानी सेक्शन 6 ये भी बता रहा है कि किस तरह की प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो सेक्शन 6 कहता है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड इन ट्रांसफरेबिलिटी बाय एनी अदर लॉ, जो किसी दूसरे लॉ के थ्रू उसकी जो ट्रांसफरेबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे दूसरे लॉ से हमारा मतलब होगा हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो हिंदू लॉ होता है, हिंदू लॉ के कॉन्टेक्स्ट में जो को पार्सनरी प्रॉपर्टी होती है उसके जो ट्रांसफर है उसके लिए काफी रिस्ट्रिक्शंस अवेलेबल होती हैं। ऐसे ही मुस्लिम लॉ में जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है उसका ट्रांसफर भी रिस्ट्रिक्टेड होता है। सो अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है तो उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है, या फिर कोई दूसरी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको कि इसी एक्ट के अंदर ट्रांसफरेबल नहीं माना गया है। तो अगर ये दो नेचर की प्रॉपर्टी हैं तो उनका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इनके अलावा कैसी भी प्रॉपर्टी होगी उसका ट्रांसफर हो सकता है। अब हम बात करते हैं इस एक्ट की। तो इस एक्ट के सेक्शन 6 के सब क्लोज ए से लेके सब क्लोज आई तक ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है कि जिनका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। आइए इनको देखते हैं। सब क्लोज ए कहता है कि स्पेसिस सक्सेसनिस, यहाँ पे टर्म यूज हुई है, इसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रॉपर्टी इन फ्यूचर थ्रू सक्सेशन। यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी संभावना है कि वो फ्यूचर में आपको मिल सकती है। तो एक्ट कहता है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी संभावना है कि वो फ्यूचर में आपको मिलेगी, देन आप ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं कर सकते। हालांकि ये जो टर्म है स्पेस सक्सेसनिस, ये बेयर एक्ट में इसका कहीं भी यूज नहीं किया गया है, लेकिन एक्ट में जिन प्रॉपर्टीज का जिक्र किया गया है उन प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में इस टेक्निकल टर्म का यूज किया जाता है। अब एक्ट किन तरह की प्रॉपर्टी की बात करता है? एक्ट कहता है द चांस ऑफ एन हेयर अपरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट। यानी कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको कि किसी पर्सन को लगता है कि फ्यूचर में एज ए हायर वो उसको मिल सकती है। अब ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब जो ट्रांसफर है प्रॉपर्टी का उसका कोई लीगल हायर, कोई लीगल उत्तराधिकारी ना हो। तो अगर पर्सन को ऐसा लगता है कि उसका कोई लीगल उत्तराधिकारी नहीं है और वही उसका उत्तराधिकारी है और उसको वो प्रॉपर्टी मिल सकती है, और केवल उसी चांस के बेसिस पे वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है, तो ऐसा कोई भी जो ट्रांसफर होगा दैट विल बी वॉइड एब इनिशियो, वो पूरी तरह से इनवैलिड रहेगा। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो कोई पर्सन है ए, उसके चाचा के पास में बहुत पैसा है, लेकिन उसके चाचा के कोई संतान नहीं है। तो उस पर्सन को पूरा विश्वास है कि भविष्य में वो जो प्रॉपर्टी है वो उसको मिलने वाली है, और इसी चांस के बेसिस पे वो उस प्रॉपर्टी का सौदा कर देता है किसी थर्ड पर्सन सी के साथ में। तो ऐसा कोई भी ट्रांसफर, ऐसा कोई भी सौदा जो होगा वो पूरी तरह से इनवैलिड होगा। दूसरी तरह टाइप की बात करते हैं, द चांस ऑफ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लीगेसी ऑन द डेथ ऑफ किन्समैन। यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है लीगेसी। इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेंसी ऑफ गेटिंग अ प्रॉपर्टी अंडर अ विल। जब किसी पर्सन को ये उम्मीद होती है कि किसी विल के थ्रू उसको कोई प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो उसको लीगेसी बोला जाता है।
इसको फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक पर्सन है, उसका कोई रिश्तेदार है जिसके उसके साथ में बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, और उसको एक पूरी उम्मीद है कि भविष्य में वो जो उसका रिश्तेदार है जब भी अपनी विल, अपनी वसीयत तैयार करेगा तो अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ ना कुछ हिस्सा उसको जरूर देगा, और इसी चांस के बेसिस पे उस प्रॉपर्टी का सौदा कर देता है कि जब भी उसको प्रॉपर्टी मिलेगी वो उसको ट्रांसफर कर देगा। तो अगर ऐसा भी कोई ट्रांसफर है वो भी इनवैलिड रहेगा। तीसरा टाइप कहता है एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो सेम नेचर की है, उसका भी ट्रांसफर इनवैलिड होगा। अब सेम नेचर, सिमिलर नेचर से हमारा मतलब, एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई पर्सन है, वो एक लॉटरी का टिकट खरीदता है और उसको पूरी उम्मीद है कि वो लॉटरी जीत ही जाएगा, और इसी उम्मीद के बेसिस पे वो सौदा कर देता है कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा। तो ऐसा कोई भी सौदा जो है वो पूरी तरह से इनवैलिड रहेगा। अगर हम इन लैंग्वेज पे ध्यान दें तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स को अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है चांस और पॉसिबिलिटी, यानी कि ये जो एक्ट है ये पूरी तरह से इन प्रॉपर्टी को डील कर रहा है जो प्रॉपर्टी एक्चुअल में उसके कंट्रोल में नहीं है, केवल उसको ये उम्मीद है कि भविष्य में उसको ये प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ऐसे किसी भी केस में प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है वो एक्चुअल पोजीशन से पहले पूरी तरह से इनवैलिड रहेगा। अब बात करते हैं इसके सब क्लॉज बी की। तो सब क्लॉज बी कहता है अ मेयर राइट ऑफ ए री एंट्री फ्रॉम बीच ऑफ ए कंडीशन सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड एनीवन एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयरबाय। कि जो ओनर है किसी प्रॉपर्टी का, जनरली होता क्या है कि अगर प्रॉपर्टी का कोई ओनर है तो उसको ये राइट होता है कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में वो अपनी प्रॉपर्टी में री एंटर हो सकता है। अब वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या होती है कि मान लो जिस कंडीशन पे उसने उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन को लीज पे दिया है या उसको किराए पे दिया है, उन कंडीशन में किसी कंडीशन का वायलेशन हो जाए, या उसका जो रेंट है उसका एरियर हो, उसका बकाया हो, उसकी वसूली के लिए उस प्रॉपर्टी में री एंटर हो सकता है। लेकिन वो जो ओनर है प्रॉपर्टी का, वो इस री एंट्री के राइट को किसी तीसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो वो पूरी तरह से इनवैलिड रहेगा। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो कोई पर्सन है ए, वो अपनी प्रॉपर्टी को लीज पे दे देता है बी को 5 साल के लिए, लेकिन साथ में कंडीशन रखता है कि अगले 5 साल तक जब तक वो प्रॉपर्टी उसके पास में लीज की फॉर्म में है, पट्टे की तौर पे है, वो उस प्रॉपर्टी में कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है। लेकिन जो बी है वहां पे कंस्ट्रक्शन कर देता है। जैसे ही ए को उसकी सूचना मिलती है वो सी को वहां पे भेजता है। अब इस कंडीशन में जो सी की एंट्री है उस प्रॉपर्टी में वो पूरी तरह से इनवैलिड है। प्रॉपर्टी में जो री एंट्री का राइट है वो केवल और केवल ए को है, बिकॉज जो प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर है वो केवल ए है। दैट मीन्स जो ओनर है केवल वो ही री एंट्री का राइट पोजेस करता है, ओनर के अलावा कोई थर्ड पर्सन किसी भी प्रॉपर्टी में री एंटर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वो लीज टाइम पीरियड खत्म होने के बाद में वो जो एक्चुअल ओनर ए है वो अपनी री एंट्री का राइट सी को ट्रांसफर कर देता है तो उस कंडीशन में उसकी री एंट्री वैलिड होगी। यानी कि जब तक लीज का ड्यूरेशन है, जितने टाइम पीरियड का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तब तक एक जो आउटसाइडर है सी उसकी री एंट्री बैन है। लेकिन जैसे ही लीज टाइम पीरियड खत्म होता है और ए राइट जो होता है प्रॉपर्टी में री एंट्री का वो ट्रांसफर कर देता है सी को, उसके बाद जो सी की एंट्री होगी वो पूरी तरह से वैलिड रहेगी। नेक्स्ट आते हैं हम सब क्लोज सी पे। सब क्लोज सी कहता है एन ईजमेंट इज नेवर ट्रांसफरेबल। ईजमेंट का मतलब होता है सुखाचार, यानी एक ऐसा एंजॉयमेंट जो एक प्रॉपर्टी के साथ में एक ओनर को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक पर्सन है, कहीं पे वो घर बनाता है, तो अगर वो घर बना रहा है तो उसको वहां पे रास्ता भी चाहिए, उसको पीने के लिए पानी भी चाहिए, उसके घर में रोशनी भी आनी चाहिए। तो ये सब क्या है? राइट ऑफ ईजमेंट, और कोई भी पर्सन इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक बंदे ने एक घर बनाया है और उसके सामने उसके जाने का जो रास्ता है उस रास्ते को ब्लॉक करते हुए एक दूसरा बंदा घर बना लेता है, और जो पहले वाला पर्सन है उसका रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो जो उसका ईजमेंट का राइट है वो वायलेट हो गया।
उस कंडीशन में जिसने अपना घर बनाया है उसको अपने घर में से उसको रास्ता देना पड़ेगा। तो ईजमेंट का राइट कभी भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए तब वो जो राइट होगा वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। मान लो ए जो है वो अपनी प्रॉपर्टी बी को बेच देता है, तो ए के पास में जब तक वो ओनर था जो भी राइट थे, ईजमेंट राइट्स थे, वो ऑटोमेटिकली बी के पास में चले जाएंगे, क्योंकि अब जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो बी है। नेक्स्ट आते हैं सब क्लोज डी पे। सब क्लोज डी कहता है एनी इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी restricted in its enjoyment to the owner personally cannot be transferred by him। कि अगर कोई पर्सन है जिसका प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है वो एक रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है तो वो उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगेन हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक बंदा है ए, वो अपना घर किराए पे देता है बी को उसके किसी पर्सनल यूज के लिए। अब बी जो है उठा के उसी घर को किराए पे दे देता है सी को, तो ये जो ट्रांसफर होगा वो पूरी तरह से इनवैलिड होगा, क्योंकि बी के पास में राइट ही नहीं है कि वो उसको ट्रांसफर कर सके। यहाँ पे जो बी का राइट है वो एक रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है, रेस्ट्रिक्टेड राइट है, वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर कोई रिलीजियस ऑफिस है, जैसे कि वक्फ की प्रॉपर्टी के केस में मान लो कोई मुतावली है, या फिर किसी मठ का कोई महंत है, या फिर कोई इमोल्यूमेंट है जो कि किसी पिछले ऑफिस के साथ में अटैच हो, उनको भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ एक सब क्लोज डी अटैच है जो कि कहता है कि राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कि अगर कोई फ्यूचर मेंटेनेंस है तो उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्लेम है जो कि ड्यू हो चुका है देन उसका ट्रांसफर पॉसिबल है। एग्जाम्पल के लिए ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, वो कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो जो कोर्ट है वो ए को ऑर्डर देता है कि वो डी को मेंटेनेंस के तौर पे कुछ पैसा, कुछ हर्जाना देगा। उस कंडीशन में जो ए है वो अपने इस राइट को किसी थर्ड पर्सन सी को ट्रांसफर नहीं करता। अगर वो ए ऐसा कोई ट्रांसफर करता है तो वो इनवैलिड होगा। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। Right of maintenance is a personal right of a Hindu widow which is incapable of assignment but heir can attach and sold like debt। कि अगर कोई हिंदू विडो है तो उसके मेंटेनेंस की जो लायबिलिटी है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा एरियर है जो कि ड्यू हो चुका है देन उसका ट्रांसफर हो सकता है। सब क्लोज ई पे आते हैं। सब क्लोज ई कहता है मेयर राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। एक पर्सन का जो दूसरे पार्टी पे स्यू करने का राइट होता है वो किसी भी कंडीशन में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो एक पर्सन है ए, जो बी है वो उसके अगेंस्ट में एक न्यूज़पेपर में कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर देता है, तो जो ए है वो बी के अगेंस्ट डिफेमेशन यानी मानहानि का मुकदमा दायर करता है। अब इस कंडीशन में जो एग्रीव्ड पार्टी है यानी कि जिसका लॉस हुआ है वो ए है, तो ए अगर बी के ऊपर कोई केस फाइल कर रहा है तो वो पूरी तरह से वैलिड होगा, लेकिन ए जो है वो अपने इस राइट को किसी थर्ड पर्सन सी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। मान लो डिफेमेशन तो ए का हुआ है और किया किसने, बी ने, इसमें सी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो किसी भी सूरत में जो ए होगा वो अपना राइट सी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, यानी कि जो सी है वो ए के बिहाफ पे बी पे केस नहीं कर सकता है। ऐसे ही अगर कोई डैमेज क्लेम किया गया है फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और फॉर टॉर्ट तो वो भी ट्रांसफरेबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे केसेस में जो डैमेज क्लेम किए जाते हैं वो अनलिक्विडेटेड डैमेज होते हैं। वहां पे असर्टेन नहीं किया जा सकता वहां पे कितना डैमेज हुआ है, तो उस केस में एक्चुअल में डैमेज कितना क्लेम किया जाना है, कितना उसको मिलना चाहिए, ये सब जो डिसीजन होता है वो कोर्ट का होता है। कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि कितना डैमेज मिलना चाहिए, हाँ, या फिर नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसा कोई भी केस बनता है तो वहां पे जो ट्रांसफर है वो पूरी तरह से इनवैलिड रहेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जहां पे जो अमाउंट है वो एक फिक्स अमाउंट है, उस कंडीशन में उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, जैसे कि हमने एक्शनेबल क्लेम में देखा था। मान लो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि ए ने बी को 10,000 रुपए उधार दिए,
लेकिन जो बी है, बी ने बदले में उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं रखी है। अब अगर ए जो है वो पैसा नहीं देता है, कोई डिफॉल्ट करता है, उस कंडीशन में जो बी होगा वो अपना पैसा रिकवर करने के लिए कोर्ट जा सकता है और अपने इस राइट को वो ट्रांसफर भी कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट है वो एक फिक्स अमाउंट है। लेकिन जो डिफेमेशन का केस होता है या फिर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है या ब्रीच ऑफ टॉर्ट होता है, इस कंडीशन में कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता, इसमें वही अमाउंट होता है जो कोर्ट डिसाइड करेगा और कोर्ट इसको पूरी तरह से कैंसिल भी कर सकता है। इस वजह से जो राइट टू स्यू है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सब क्लोज एफ की बात करें तो सब क्लोज एफ कहता है कि अ पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक, अगर कोई पर्सन किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है तो वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई पुलिस इंस्पेक्टर है, जज है या कोई भी जुडिशियल पर्सन है जो कि किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है, तो अपने इस ऑफिस को वो किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑफिस है, कोई ऐसा प्रीमाइसिस है जो कि पब्लिक प्लेस नहीं है, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका जो यूज है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह किया जा रहा है, उस कंडीशन में उसको ट्रांसफर किया जा सकता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। सेक्शन जी कहता है पेंशन कैन नॉट बी ट्रांसफर। अगर कोई पर्सन है जो कि पेंशन के लिए लायबल है, उसको पेंशन मिल रही है किसी भी तौर पे, चाहे वो मिलिट्री से उसको मिल रही है, नेवल, एयरफोर्स या सिविल पेंशनर या कोई पॉलिटिकल पेंशन भी उसको मिल रही है, देन वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। सेक्शन 60 जो है सीपीसी का, वो भी कहता है कि जो पेंशन है वो एक पर्टिकुलर पर्सन से बिलोंग कर सकती है, वो पर्सन उस राइट को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। सब क्लोज एच की बात करते हैं तो सब क्लोज एच कहता है कि कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट अनट्रांसफरेबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, नेचर ऑफ इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाय। अगर कोई ऐसा एक्ट है जिसको कि बाय डिफॉल्ट कोई पर्सन ट्रांसफर कर ही नहीं सकता है, तो उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। मान लो जो हवा का अधिकार होता है, जो रोशनी का अधिकार होता है, तो एक पर्सन ट्रांसफर नहीं कर सकता। एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन के पास जो हवा जा रही है उसको नहीं रोक सकता, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो ये बाय डिफॉल्ट अनट्रांसफरेबल है, तो इसको ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता। या कोई ऐसा एक्ट है जिसका जो ऑब्जेक्ट है, जो कंसिडरेशन है, वो पूरी तरह से अनलॉफुल है, तो उसका भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। जैसा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 23 भी कहता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो एक पर्सन है ए, वो बी को मारने के लिए सी को सुपारी दे देता है। अब उसके एवज में वो सी को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा वो पूरी तरह से इनवैलिड होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था, जो कंसिडरेशन था, वो ही अनलॉफुल था, तो जो ट्रांसफर है वो भी लीगल नहीं माना जाएगा। या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो कि लीगली डिस्क्वालिफाइड है एज ए ट्रांसफरी, तो उस केस में भी जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है वो नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब क्लोज आई की। तो सब क्लोज आई कहता है अनट्रांसफरेबल इंटरेस्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अगर कोई ऐसा इंटरेस्ट है जो कि अनट्रांसफरेबल है, उसको भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए, मान लो कोई टीनेंट है, तो टीनेंट अपना जो ऑक्यूपेंसी का राइट है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। या कोई अगर फार्मर है, तो फार्मर का जो भी रिवेन्यू को पे करने का राइट होता है वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। या कोई जो लेसी है एस्टेट का, वो भी अपने उस राइट को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।